सुनील जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगा, उससे पहले खालिद कुरैशी साहब की भी राय सुन लेते हैं, बीकानेर से जुड़े हैं। नमस्कार खालिद साहब। सर नमस्कार। बताइए सर आम बजट एक तो मतलब गरीबों को एक होना चाहिए। अच्छा, महंगाई कम हो जितना भी हो सके। दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से गुजारिश करूंगा वो जो भी जैसा भी आम बजट पेश हो उसमें रुकावट न करे। अगर कोई उनकी शिकायत हो तो लिखित रूप में दे, देश में कोई नारेबाजी ना हो और जी कोई धरना प्रदर्शन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो सवाल आम आदमी से जुड़े हुए थे सुनील जी, वो करना चाह रहा हूँ। क्या एक मकान का सपना या फिर थाली की सहूलियतों का सपना ये सरकार आसान कर पाएगी? आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट कहती है विकास दर मजबूत होगी। देखिए, विकास दर तो एक अपने आप में एक गिमिक है। वास्तव में सही बात है कि किस बेसिस से आप जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, आप कह रहे हैं आम जन उसको राहत। मैं तो आपको उल्टी बात कह रहा हूँ कि इसके अंदर कड़वी दवा नहीं, गरीब के लिए वास्तव में एक जहर मिलने वाला है। इस सर्वे को ही आप देखिए, सर्वे में एक बात वो कह रहे हैं कि अब तक जो टैक्स दायरे के अंदर 5% पॉपुलेशन थी, उसकी जगह हम बढ़ा के उसको 20% पॉपुलेशन करेंगे। यानी जिस गरीब के पास ऑलरेडी खाने को रोटी नहीं है, आप उसको भी टैक्स के दायरे में लाने की वर्ज के ऊपर है, आप लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के इसके अंदर इन्होंने दिया है। दूसरी बात आप ये देखिए कि हर तरफ एग्रीकल्चर में रेगुलेशन रेट है माइनस में, आपके पीछे की तरफ जा रही है एग्रीकल्चर। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 65 साल में जब नेगेटिव ग्रोथ रेट की शिकार हो रही है एग्रीकल्चर। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ रेट की शिकार हो रही है, एक्सपोर्ट्स आपके टूट रहे हैं। कल रेलवे बजट आया है, सेंसेक्स उसके तत्काल बाद टूटा है। तो उसे पूरा पब्लिक परसेप्शन आप देखिए किस ढंग से घोर निराशा छाई हुई है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, उप सरकार की राहत नहीं है। कहते हैं राम तो रूस गया, गई बार तो सूखा भी तरा, और राज की भी कोई राहत नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि पूरे के पूरे मुझे तो काले बादल घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जनता के लिए कोई राहत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और रही सही जिनके पास राहत थी, उनको भी आप 20% पॉपुलेशन के दायरे में लाके सबको आप टैक्स पे ले आएंगे। जिसके पास एक रोटी है, उसको भी आम आधी आदमी रोटी के छीन लिहाज लेंगे। से मैं विजय साहब आपसे भी जानना चाहूंगा। उससे पहले कृष्णा कोरानी जी है। नमस्कार कृष्णा जी। फारिक साहब नमस्कार। बताएं। फारिक साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। शुक्रिया सर। सर, ये जो आप बता रहे हो बजट के लिए, वैसा तो देखा जाए तो आप बजट को लेके काफी अच्छा वो दिखा रहे हो। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार, और मेरा फोन नहीं लग रहा था। कल भी आपने रेल बजट को लेके बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए थे। फारिक साहब, इस सरकार से तो आम आदमी की कोई उम्मीद ही नहीं है। देखो, मैं आपको घर की बात रियल बताऊं, क्योंकि मैं जमीन स्तर पे आदमी रहता हूँ, और मेरी जो रोज की मुलाकात जमीन स्तर आदमियों से होती है जी। कल के इन्होंने बजट के अंदर बच्चे का टिकट जो पूरा किया, उससे लोगों को पता पड़ गया कि आने वाला बजट कैसा आने वाला है। और दूसरी बात, अभी हमारे विजय जी भाई साहब कह रहे थे शायद कि रॉयल एस्टेट को और महंगा हो जाएगा या उसके ऊपर कोई टैक्स और बढ़ जाएंगे। तो हमारे साहब, आम चीज तो इनसे ऑलरेडी ही गरीब आदमी से दूर हो चुकी। हो सकता है खाने पीने की जो चीजें हैं, अगर उसमें भी टैक्स बढ़ गया तो आम आदमी तो कहीं का भी नहीं रहेगा। राजस्थान के तो इतने बुरे हालात है इस टाइम, इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। बाकी बहुत ही इस टाइम राजस्थान की परिस्थितियां खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपकी उम्मीदों पर बात कर रहा हूँ। आरपी विजय साहब, अब आप बताएंगे कि कैसे माने, आप पर भरोसा कैसे करें, आम आदमी के लिए क्या देंगे? खुलकर जानना चाहते हैं लोग। ऐसा है, अभी जो बातचीत हुई कि पेट्रोल और डीजल के दाम इन्होंने नहीं घटाए। ये पहली सरकार है जब से आई है, उसके बाद में इन्होंने 7 बार इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। उस अनुपात में देखिए, उस अनुपात की बात मेरे से बात कर रहे हैं आप। अपन 15% आपने गिराया, 76% रेट कम हुई है। आप अनुपात क्या आप देखिएगा, साथ के साथ ही डॉलर की रेट बढ़ रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट रहा है। उसके पीछे वो भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं और गिरेगा, मैं तो सर्वे पे ही बात भी करूंगा। नहीं तो ये और गिरेगा, देखो ऐसा ले जाना चाहते हैं। एक आप एक्चुअली वैसे कंट्रोल करके क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल तो एक्चुअली क्या होता है, मार्केट करता है। जब हर चीज अपन ने मार्केट पे छोड़ रखी तो गरीब मर जाएगा। हम तो कल गरीब के लिए आपसे नहीं, निवेदन देखो कर मैं रहे आपको बताऊं, गरीब के लिए सारी जितनी भी अडानी और अंबानी के लिए गरीब को कल्याण हाथ जोड़ के बात कर रहे आपको हैं। मैं बार बार आप अंबानी और अडानी की बात करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जितनी भी सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं आ रही है, वो सिर्फ आम आदमी के लिए आ रही है, गरीब आदमी के लिए आ रही है। और उनको जो पैसा मिल रहा है वो डायरेक्ट मिल रहा है। अभी तक जो बिचौलिया आप राजीव गांधी बोल के गए हैं कि रुपए में से 15 पैसा नीचे तक पहुंचता है, कम से कम वो चीज बंद होगी तो उससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा, बात तो ये हिंदुस्तान की नहीं है, पूरा वर्ल्ड के अंदर इस समय रिसेशन है, स्लगिश मार्केट पूरे। तो आप साफ साफ बोल दीजिए ना कि इस बजट में उम्मीद मत कीजिए। नहीं, आपको उम्मीद रखनी चाहिए।
और आम आदमी के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीफ आएगा, ये मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ और आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए, मैं माथुर साहब अब आपका रुख कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि राजनीति में उलझा हुआ मैंने नजर किया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उम्मीद कर सकता है एक आदमी की घर का सपना या फिर थाली का सपना आसान हो सकता है? मैं तो राजनीति से परे ही सारी बातचीत करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म की और आर्थिक रूप से ऐसी वातावरण की ज़रूरत है इस समय कि हम अपने देश में एक ऐसा वातावरण बना पाएँ जिससे हमारे जो युवा जो बाहर जाकर के सब कुछ दे रहे हैं वो घर में ही कुछ बना पाएँ। तो हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए बजट में कि इकोनॉमिक पेट्रियटिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है वो ज़्यादा पनपे। कोई भी वित्त मंत्री सारे तबके को खुश नहीं रख सकता, लेकिन अगर सारे तबके इक्वली नाराज हैं तो मैं समझता हूँ बजट अच्छा है। सारे इक्वली अगर नाराज होते हैं उससे, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट हो गया है इसका मतलब। तो जरूरत इस बात की है कि वित्त मंत्री बैलेंसिंग एक्ट करें। देखिए, ग्रोथ जो है वो सिर्फ होना आवश्यक नहीं है कि जीडीपी की रेट बढ़ती चली जाए और सब जीडीपी बहुत ज्यादा हम लोग 7वें वेतन आयोग को भी ख्याल में रखें तो मेरे ख्याल से बजट की तस्वीर और बेहतर साफ हो जाएगी। सरकार पर पड़ने वाला दबाव किस तरह से आम आदमी 7वें वेतन आयोग के बेनिफिशियरी बहुत मुट्ठी भर है, आम आदमी उनसे कहीं अलग है। 93% वो है जिनको 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलना ही नहीं है, सिर्फ 7% लोगों को मिलना है। तो आम आदमी को ध्यान में रख के अगर बात करें तो ये तो सारी इकोनॉमी मार्केट सेंट्रिक इकोनॉमी है। तो जब हम वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखेंगे और कल्याणकारी कार्य नहीं करेंगे, सब्सिडी सारी बंद कर देंगे, या अगर सब्सिडीज को डायरेक्ट भी दे रहे हैं हम तो कम से कम कुछ योजनाएं हमारी जो, जब मार्केट जहाँ डिस्टॉर्ट हो रहा है उस डिस्टॉर्टेड मार्केट को करेक्ट करने के लिए तो सरकार को ही आगे आना होना पड़ेगा। चलिए, दो कॉलर से हमारे साथ में, यासिल जी भादरा से और इंद्रोजा साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। यासिल साहब नमस्कार, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूँ। भादरा के लोग क्या उम्मीद करते हैं अरुण जेटली से? उम्मीद तो ये तो बजट कहने का है, उम्मीद तो जमीन पे तो नजर आ नहीं रही है जी। आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद कैसे होगी? महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है और महंगाई पर क्या काबू पाएंगे, यही सवाल हमने भी किया है। इंद्रोजा साहब नमस्कार। नमस्कार सनी जी। जी बताएं सर। फारिक साहब, सभी मेहमानों को नमस्कार करता हूँ। जी फारिक साहब, मैं सुनील जी की बात पे आ रहा हूँ। पहले मैं जेटली साहब की बात तो मैं बाद में करूंगा। सुनील जी मेरी बात को गौर से, सुनील जी कह रहे थे कि बीजेपी ने जहर पिलाने का काम किया है। सुनील जी, जहर पिलाने की परंपरा कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आपके राजनीति जी को जहर कह रही थी, आपको पता होगा। ये जहर आपने बरसों इस देश के गरीबों को पिलाया कांग्रेस ने, बीजेपी ने जहर नहीं पिलाया। और दूसरा, आप कह रहे हो गरीबों की रोटी छीन गई। सुनील जी, मैं गरीबों के बारे में आपसे रोज बात करता हूँ। हकीकत धरातल पे आप भी आ जाइए, मैं भी आ जाता हूँ। लंबा आपकी पार्टी के कांग्रेस का आपके इस देश के अंदर और गरीबी का हालात हुए खराब जितने भी हुए आपकी पार्टी के अंदर हुए, आज गरीब रो रहा है तो आपकी वजह से रो रहा है। और मैं आ रहा हूँ जेटली जी की बात पे, तो ये बजट मैं कहता हूँ फारिक साहब बहुत बढ़िया बजट होगा। और गरीब बीजेपी के सिद्धांत में नहीं है, बीजेपी कभी कांग्रेस के लिए बोलती नहीं है, कभी गरीबों के लिए करती है। और ये झूठे खालत दम भरते कांग्रेस वाले, गरीबों के लिए कभी आज तक भला किया है क्या सुनील जी? आपके मैं यूपीए कार्यकाल के चलिए ये आरोप हो गए, लेकिन मैं बात करूंगा तथ्यों पर और आपके पास आना चाहूंगा संदीप जी। टैक्स के मामले को लेकर अगर फिर घर की बात करूं, फिर थाली की बात करूं, फिर किसान की बात करूं, कारोबार की बात करूं, तो कोई राहत की उम्मीद है? क्योंकि एक सोच है जीएसटी को लेकर, दूसरी तरफ आप कहते हैं सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ेगा। देखिए, मैं अभी एक बात हो रही थी कि 5% से 20% टैक्स पेयर्स को बढ़ा देंगे। उसका मैं एक एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एक एक्सपर्ट, मेरे को जो लगता है उसका उनका कहने का मतलब ये है, उसमें शायद सरकार ने लोअर तबके को नहीं पकड़ा है। जो टैक्स इवीजर्स हैं, जो सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई हैं पिछले 1.5-2 साल में, मैंने देखा है जिस तरह से भारी मात्रा में टैक्स इवीजन को पकड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, जो बहुत भारी रियल इस्टेट्स में था। आज रियल इस्टेट का टूटने का रीज़न इकोनॉमी नहीं है या बाजार से पैसा गायब हो गया, ये नहीं है। उसका टूटने का रीज़न ये है कि सरकार का ब्लैक मनी पे बहुत कड़ा रुख हो गया। तो मैं मानता हूं कि वो 5% से 20% के बीच के 15% का जो कैप है वो लोअर तबका नहीं है, वो तबका है कि जो टैक्स नहीं दे रहा था अब तक टैक्स, क्योंकि सरकार का बहुत भारी मात्रा में कलेक्शन है। अभी हम जो डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स के केसेस करा रहे हैं या जितने सर्च और सर्वेज हुए हैं, तो उन केसेस में डिपार्टमेंट ने जो पिछले 6 साल के केसेस खोले,
ऐसे इसके केस खोल के नोटिस जारी किए। तो डिपार्टमेंट को ये पता लगा है, पहली बार मैंने, मेरे 15 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए कि पहली बार मैंने देखा इतने ज्यादा मात्रा में स्क्रूटनी के नोटिस जारी किए गए जो टैक्स इवीजर्स थे उनको, तो वो 15% का कैप वहां बढ़ेगा। और जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी आने के बाद मेरे ख्याल से सुनील जी कुछ कहना चाह रहे ना, इत्तेफाकी है आपकी इस बयान से। देखिए अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं, ठीक है, अग्रवाल साहब की एक खुशफहमी है कि वो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। मैं यहाँ क्योंकि हो सकता है इनके भी क्लाइंट्स अगर बढ़ेंगे तो उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ कि आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे। भगवान करे पूरे देश को ये पकड़ लें तो पता नहीं आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आएंगे। मगर यहाँ प्रश्न एक है कि हमने जब देश आजाद हुआ हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात की, हमने कहा कि अमीर से हम टैक्स लेंगे और गरीब के अंदर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सच्ची बात है कि वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा बेहतर कोई स्थिति नहीं हो सकती। माथुर साहब भी सही कह रहे थे कि आज के जमाने में ग्रोथ इनसिग्निफिकेंट बात है, आज इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है कि क्या उस ग्रोथ का बेनिफिट नीचे वाले तबके को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। अब रही बात है गरीब की बात, तो आप इस सर्वे को अच्छे से देख लीजिए। आज जो सर्वे छपा है उस सर्वे में स्पष्ट करें कि हम टैक्स रिबेट जो है, टैक्स की जो छूट है उनको हम फिनिश करने जा रहे हैं, उनको हम खत्म करने जा रहे हैं। तो बात है जब आप टैक्स रिबेट्स आप खत्म कर रहे हैं, टैक्स का आप 5% या 20% दायरा, अचानक एक साथ आप 4 गुना लोगों को आप टैक्स अर्थशास्त्री के तौर पर आरपी विजय साहब इस सवाल को जनता को कैसे कन्विंस करने के लिए लेकर आएंगे? ये बहुत खतरनाक एक चीज होने की तरफ जा रही है। आप टैक्स रिबेट बढ़ा रहे हैं, आप सब्सिडीज को आप देखिए, मैंने पीछे भी एक अपनी डिबेट के अंदर मैंने आपको बात कही थी कि एससी के ऊपर जो सब्सिडीज थी, जो छूट थी, उनको आप 50% उसको बजट खत्म कर चुके, एजुकेशन में खत्म कर चुके, प्रधानमंत्री सड़क योजना खत्म कर चुके, प्रधानमंत्री पेयजल जो मिशन था उसके अंदर से आप बजट खत्म। मैं आऊंगा सुनील जी उस पर, मैं विजय साहब और अग्रवाल साहब के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। जी विजय साहब पहले आप अपनी बात रखिए। सुनील जी आप इस बात को मान लो, जो आप बात कर रहे हो, आज तक जो शासन चलाया आपने 60 साल तक कंटिन्यू, जहां सुई नहीं बनती थी आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दी। आप ये बात नहीं बोलते कि जिस मुल्क के अंदर सुई नहीं बनती थी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई पीपीपी रेट के अंदर। ये हमारी उपलब्धि है, आपको माननी चाहिए, आपको स्वीकार करिए इस बात। अभी भी आपने, कांग्रेस ने 2 महत्वपूर्ण बिल, जीएसटी का और एक हमारा लैंड एक्विजिशन बिल को रोक रखा है। जब तक ये रोक रखा उसका जवाब आप लीजिएगा। आप मेरी बात बोली, मैं जवाब दूंगा। आप अगर थोड़ा सा भी हमारा साथ देंगे तो आम जनता को इसमें बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। बट कुछ तो आप आम जनता के लिए करो, बोलने से कुछ नहीं होता, आप हकीकत में कुछ करके दिखाओ। तो ये सारी दुनिया देख रही है और आने वाले टाइम में शायद आपको इसका एहसास भी होगा। और रही बात आम जनता की, तो डेफिनेटली आम जनता के लिए अच्छे अच्छे काम लाएंगे। अभी टैक्स रिबेट की जो बात कर रहे हैं, टैक्स रिबेट कोई खत्म नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, टैक्स रिबेट कोई खत्म नहीं हो रही है। सर्वे में मैं नहीं कह रहा, सर्वे पढ़ लीजिए, ये ग्रेजुअली सर्वे पढ़ लीजिए, मैंने सर्वे से बात उठाई है। सर्वे में साफ लिखा है कि ये ग्रेजुअली होगा, ऐसा नहीं होगा कि कल 1 साल का सर्वे है, इट विल टेक टाइम। उन्होंने अपना ये दिया है। और जहां तक बात है, आज अगर जो आप कर रहे हो कि 7 से 7.5%, इन्होंने 7 से लगा कि 7.75 का दिखाया है, तो डेफिनेटली आज इंटरनेशनल इकोनॉमी जो चल रही है उसके हिसाब से भी आपको एनालिसिस करना पड़ता है। उसके अंदर ये हो सकता है कि कल ना कोई चीज हो जाती है तो ये रेंज आपको रखनी पड़ती है। सर वो ग्रोथ का फायदा गरीब तक पहुंचाओगे कि हम तो गरीब तक पूछ रहे हैं? 100% ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ का फायदा कहां पहुंच रहा है प्रश्न ये ये कहां पहुंच रहा है, ये गरीब से जाके पूछो, गरीब से सर्वे करो, तब आपको समझ में आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपन बैठ रहे हैं जयपुर के अंदर, जयपुर के बिल्कुल सवाल गरीब का ही है और गरीब को महंगाई की चिंता है, लेकिन इस महंगाई का इलाज है क्या? माथुर साहब क्या महंगाई का इलाज टैक्सेशन है? माथुर साहब जी, क्या टैक्स के जरिए महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? अगर टैक्सेशन ठीक तरीके से किया जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रहता है, तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। अगर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो कि आप अमीरों से टैक्स लें और गरीबों तक उसको पहुंचाएं, रीडिस्ट्रीब्यूशन पुनर्वितरण प्रॉपर हो। बिल्कुल, ये कैसे होगा, इस बात पर जोर देने की बात है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं बिग फाइट में। आम बजट जो देने जा रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जी देश के, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता को राहत दे पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके से पूंजीपतियों का भला करने में सरकार इंटरेस्ट ले रही है, उससे ये गरीबों के ऊपर कई तरह के कर लगाकर उन पर और बोझ डालेंगे, जिससे कि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को ये लोग परेशान करेंगे नए करों के माध्यम से। जी घरेलू सामान है, किराने के, इनके ये भी सस्ता होना चाहिए और ईंधन में भी जो खाद्य गैस है वो भी सस्ती होनी चाहिए।